गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। आज लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। भारत में कंपनी की स्थापना। शब्द परिभाषा, जो इसमें शब्द आएंगे उनके क्या अर्थ होंगे। फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब होगा व्यापारिक चौकी। जो हमने अपनी व्यापार करने के लिए जो जगह बनाई वो होगी फैक्ट्री। वाणिज्यवाद, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां। दोहरी सरकार, क्लाइव द्वारा लागू की गई प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व नवाब पर था, जबकि कंपनी राजस्व की वसूली करती थी। जो व्यवस्था और कानून बनाते थे वे नवाब बनाते थे और कंपनी का काम था केवल राजस्व की करों की वसूली करना। प्राचीन काल से भारत का व्यापार यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उन्नत रहा है। भारत का व्यापार अब और प्राचीन काल से ही अफ्रीका, यूरोप के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ उन्नत रहा है। व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं का लेन देन करते थे, पर्याप्त लाभ कमाते थे। यूरोप में भारतीय मसालों, रेशम, वस्त्रों, मलमल, सोरा, नील, मोती, मूल्यवान रत्नों आदि की बहुत मांग थी। यूरोप में जो भारत के जो सामान जाते थे वे कौन कौन से थे। मसाले जाते थे, मसाले अब भी जाते हैं। रेशम, वस्त्र, कपड़े, मलमल, सोरा, नील, मोती और मूल्यवान रत्नों आदि की बहुत मांग थी। सन 1453 में जब पुस्तूनिया, आधुनिक इस्तांबुल पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया, तब स्थलीय व्यापार बंद हो गया। जो हमारा स्थलीय मतलब जो जमीन सड़क वाला मार्ग था, स्थलीय मार्ग, वो बंद हो गए। ऐसी स्थिति में यूरोप से भारत के लिए एक नया मार्ग खोजना आवश्यक हो गया। वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद व्यापारिकता एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी मान्यता है कि किसी देश की संपदा उसके पास उपलब्ध मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करती है। उसकी जो आर्थिक स्थिति है किसी भी देश की, उस पर निर्भर करती है कि उसके पास कितनी मूल्यवान वस्तुएं, जैसे सोना है, चांदी है, हीरे हैं, उस पर निर्भर करती है। संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रत्येक देश की अधिकतम मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। अगर हमें संपत्ति अर्जित करनी है तो हमें अपने वस्तुओं को, अपनी जो हमारे पास वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन्हें निर्यात करना, दूसरे देशों को बेचेंगे तो उससे हमारे पास धन संपत्ति आएगी। अपने हाथों को सीमित रखना चाहिए। जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उन्हें सीमित दायरे में खरीदे, ज्यादा न खरीदे, जिससे हमारी जो पूंजी है वो बाहर ना जाए। इससे व्यापार का संतुलन सदा बना रहेगा। व्यापारिक युद्ध, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगाली कब आए। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग खोज निकाला। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी नेविगेटर ने नाविकों को संरक्षण प्रदान किया तथा उन्हें वैज्ञानिक रूप से नौ संचालन का प्रशिक्षित किया। जो पुर्तगाली राजकुमार थे, हेनरी, शॉर्ट में उपनाम था नेविगेटर, उन्हें नाविकों को सुरक्षा दी और उन्हें नौ संचालन की नाव कैसे चलाएं उन्हें प्रशिक्षण दिया। कौन जीतते के संरक्षण में बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिण छोर उत्तमाशा अंतरीप तक पहुंच गया। तत्पश्चात वास्को डिगामा भारत के लिए भारत यात्रा पर निकला। उसके बाद वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली था वो भारत की यात्रा के लिए निकला। उत्तर महासागरीय पार करके सन 1498 में वह भारत के केरल के तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। जो वास्को डिगामा था वो 1498 में भारत आया और भारत के केरल नामक स्थान पर कालीकट के नजदीक पहुंचा। सन 1501 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। भारत आने के बाद वो चला गया, फिर वापस आया 1501 में, और उसने कन्ननूर में एक फैक्ट्री स्थापित की। वहां उसने एक फैक्ट्री लगाई। अरब के व्यापारियों के विरोध के बावजूद पुर्तगाली लोग कालीकट, कोचीन, कन्नूर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में समर्थ हो गए। जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने विरोध किया कि पुर्तगाली लोगों को यहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं होना है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिया। डी अल्मोड़ा 1505 से 1509 ईस्वी में भारत पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। जो डी अल्मोड़ा था वो पुर्तगाली वायसराय था प्रथम। उसकी मृत्यु के बाद अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक द्वितीय वायसराय बना। उसने सन 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया।
गोवा पर अधिकार कर पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क ने कोचीन में एक किला बनवाया, सुदूर पूर्व में मलक्का को विजित किया। सबसे पहले उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया अल्बुकर्क ने, फिर कोचीन में एक किला बनवाया, सुदूर पूर्व में मलक्का को विजित किया। सन 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। वस्तुतः अल्बुकर्क ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। जो पुर्तगाली राज्य की जो स्थापना करी थी, सबसे पहले डी अल्मोड़ा आए थे, उसके बाद अल्बुकर्क को मूल रूप से पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने सन 1534 ईस्वी में दीव एवं बसई तथा सन 1538 ईस्वी में दमन पर विजय प्राप्त की। पुर्तगालियों द्वारा विजित उपयुक्त सभी उपनिवेशों पुर्तगाल के साम्राज्य का विभिन्न अंग बन गए। पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी की तथा अपनी सरकार बनाने, फैक्ट्री बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। जो पुर्तगालियों ने अब बस्ती बनाई, उसकी किलेबंदी चारों तरफ से उसकी दीवार कर दी, फिर वहां अपनी सरकार बनाई और फैक्ट्री बनाने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। शीघ्र ही ये पुर्तगाली बस्तियां अव्यवस्था, अराजकता के केंद्र व समुद्री लुटेरों के अड्डे बन गए। वहां क्या हो कि पुर्तगाली जो बस्ती थी उसमें अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई और समुद्री लुटेरे वहां आने लगे। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता को देखते हुए यूरोप के अनेक शक्तिशाली देशों ने अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। जब पुर्तगाली कंपनी यहाँ स्थापित हो गई भारत में, उसके बाद अनेक देश आने लगे जिन्होंने व्यापारियों के लाभांश के माध्यम से पर्याप्त पूंजी एकत्र कर ली। इन व्यापारिक कंपनियों को अपने देश की सरकारों का सहयोग प्राप्त था। जो वहाँ की सरकार थी वो उन्हें सहयोग प्रदान करती थी अपने जो कंपनी लगा रहे थे भारत में। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में इंग्लिश, डच, फ्रेंच, डेनिश कंपनियां स्थापित की गई। भारत में डेनिश यूरोपीय व्यापारियों से प्रभावित होकर डेन व्यापारी ने भी भारतीय व्यापार में भाग लेने का प्रयास किया। उन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के टंकुवर नामक स्थान पर एक बस्ती स्थापित की। सन 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल पर अधिकार कर लिया। अंततः 1845 में उन्होंने अपनी बस्तियां ब्रिटिश सरकार को बेच दी। तो डच थे, सॉरी डेनिशों ने भी अपनी यहाँ व्यापारिक भाग लेने का प्रयास किया। सन 1620 में उन्होंने तंजौर जिले के कंटूवर नामक स्थान पर बस्ती स्थापित कर ली और बंगाल के श्रीरामपुर में भी वहाँ अपनी स्थापित कर ली बस्ती। लेकिन बाद में 1845 में उन्होंने क्या किया कि अपनी बस्ती जो है ब्रिटिश सरकार को बेच दी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच व्यापारियों ने सन 1592 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की। सन 1595 में कर्नेल्स हुटमैन नामक डच व्यापारी ने भारत से भारी मात्रा में व्यापारिक माल लेकर वापस लौटा। जो वहां का एक कर्नेल्स हुटमैन नामक डच व्यापारी था, जब वो भारत से लौटा तो उसके पास बहुत सारा व्यापारिक माल था। शीघ्र अन्य व्यापारिक कंपनियां भी अस्तित्व में आई। सन 1602 में सभी डच व्यापारिक कंपनियों ने मिलकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जितनी भी डच वाली कंपनी थी उन्होंने सब एक होके उन्होंने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने सुदूर पूर्व के मसालों के द्वीपों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जो मसालों के केंद्र थे उन्होंने वहां ध्यान लगाया। डच व्यापारी सन 1641 ईस्वी में पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लिया। जो पुर्तगालियों से उन्होंने मलक्का को छीन लिया, इन्होंने डचों ने। 1658 में सिलोन श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया। ये जो श्रीलंका है, जिसे हम अब श्रीलंका कहते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? सिलोन। ये भारत का पहले हिस्सा था, अब नहीं, अब ये स्वतंत्र देश बन चुका है। भारत में मद्रास, चेन्नई के तट पर स्थित नागपत्तनम तथा बंगाल में चिनसुरा पर अधिकार लेने के बाद भी भारत में इनकी उपस्थिति नगण्य ही रही। इन्होंने श्रीलंका पर, मलक्का पर, नागपत्तनम और बंगाल के चिनसुरा पर अधिकार करने के बाद की इनकी स्थिति भारत में कोई अच्छी खास नहीं रही। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा।